वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आप लोग का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं मैट्रिक परीक्षा से संबंधित विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो के अंत तक बने रहें और आप अपना फीडबैक अंत में देंगे। आपसे मैट्रिक एग्जाम जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम गैस करके क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो अच्छी तरह समझें क्या आपके लिए उपयोगी रहा या नहीं रहा। पहले वीडियो को देखें, समझें, अगर आपको पसंद आवे तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, ऊर्जा स्रोत से क्या तात्पर्य है। तो आंसर क्या लिखेंगे? ऊर्जा स्रोत को दो भागों में बांटा जा सकता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत। तो नवीकरणीय स्रोत के अंदर क्या होता है? और सौर ऊर्जा, वायु, बहते पानी, ज्वार भाटे, सागर, लाल तरंगों तथा बायोगैस आदि आते हैं। और अनवीकरणीय स्रोत के अंदर कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस आदि आते हैं। इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का दीर्घकाल तक उपलब्ध रहने की संभावना है, लेकिन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अल्पकालिक होते हैं, इसके धीरे धीरे समाप्ति की संभावना हो जाती है। तो ये ऊर्जा के कौन कौन स्रोत होते हैं इसके बारे में पढ़े, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के ऊर्जा, सौर ऊर्जा की क्या विशेषता लिखिए। आपसे ये छोटा क्वेश्चन पूछ देगा तो आप क्या करेंगे? यह ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होता है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा अक्षय है और पृथ्वी पर मानव, जीव जंतुओं तथा पौधे सौर ऊर्जा से जीवित है। आप इसमें से 2-3 भी पॉइंट को लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और 4-5-6 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से आप लिखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे? अधिकांशतः आज भी हम लोग जीवाश्मी ईंधन पर आधारित हैं और इनके लिए भंडारण सीमित हैं। यदि पूर्ण रूपेण इसी ईंधन पर निर्भर हो जाते हैं तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि संपूर्ण जीवाश्म ईंधन की समाप्ति हो जाएगी और हम भारी संकट में पड़ जाएंगे। इस तरह से आप क्वेश्चन को यदि लिखेंगे तो सटीक आंसर है और आपको अधिक से अधिक नंबर प्राप्ति होगा। तो इस तरह प्यारे विद्यार्थियों आप समझ कर लिखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि क्या ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है, क्यों अथवा नहीं। तो ये आपको रीजन पूछ रहा है। तो आंसर क्या लिखेंगे? कोई भी ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता है। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत सौर सेल को प्रदूषण मुक्त माना जाता है, लेकिन वास्तव में सौर सेल भी वातावरण प्रदूषित हो जाती है क्योंकि यह अधिक मात्रा में अवरक्त किरणों को प्राप्त करती है। मात्र इतना ही लिखेंगे प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको नंबर मिल जाएगा। लंबा चौड़ा लिखना नहीं है, आपको हम सटीक बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि ऊर्जा के उत्तम स्रोत किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन है। आंसर क्या लिखेंगे? ऊर्जा के उत्तम स्रोत उसे कहते हैं जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, सरलता से सुलभ हो सके, भंडारण एवं परिवहन में आसान हो सके और वह सस्ता भी हो। तो इतना ही आंसर आप लिखिए, पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता रहे हैं, जो कि काफी ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं आपके पास क्या आगे कि सौर ऊर्जा का दैनिक कार्यों में प्रमुख पारंपरिक उपयोग क्या है, बताइए। ये क्वेश्चन पूछा। तो आंसर प्यारे विद्यार्थियों क्या लिखेंगे? सौर ऊर्जा का उपयोग और कुकर सौर पैनल में किया जाता है, यानी सौर ऊर्जा का उपयोग कुकर और पैनल में किया जाता है। और सौर कुकर से खाना बनाने में सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। सौर पैनल की स्थापना सुदूर इलाके में किया जाता है और विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति की जा सकती है, क्योंकि ये सौर ऊर्जा काफ़ी ही महत्वपूर्ण उपयोगी है, जो कि हर एक जगह से इसे प्रयोग किया जाता है और खाना भी इससे पकाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि भूतापीय ऊर्जा क्या है। लिखेंगे भौमिकीय परिवर्तन के कारण पृथ्वी के गर्भ में गर्म चट्टानों के संपर्क में जल के आने पर भाप बनता है, जिसे पाइप द्वारा निकाला जाता है और उच्च दाब पर की भाप विद्युत जनित की टरबाइन को घुमा जाता है और विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे हम भूतापीय ऊर्जा के किस तरह से प्रकट करते हैं, किस तरह से प्राप्त करते हैं, किस तरह उत्पन्न होते हैं, कहाँ से उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में दोस्तों आप पढ़े। तो इस तरह से ओनली खाली समझिए और समझकर खुद आप इसे लिखने का प्रयास कर लेंगे और अपने आप ऑटोमेटिक ढंग से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, विद्युत ऊर्जा स्रोत के नाम लिखें। क्या लिखेंगे? बहती जलधारा, बहता पवन, सौर ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपको नंबर काफ़ी आ जाएगा। इसी तरह से लिखने का प्रयास करेंगे, कोई झंझट नहीं है, कोई लंबा चौड़ा बना के लिखना नहीं है। जैसे आपको गाइड कर रहे हैं इस तरह से इसे बनाने का प्रयास करेंगे, और चाहे इसको वर्णन करने के लिए कहे तो इसको वर्णन कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं कि सौर सेलों के कुछ उपयोग को लिखें। ऐसा कोई क्वेश्चन दे देता है तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि सौर सेल के कुछ उपयोग ये होते हैं। इस तरह लिखिए, उपग्रह में, मार्स ऑर्बिटरों में, रेडियो में,
बेतार संचार तारों में, टीवी केंद्रों में, ऐसे ऐसे जगहों पर हम लोग क्या करते हैं, सौर सेल का उपयोग करते हैं, जो कि काफ़ी ही लाभदायक होता है और कोई दुर्घटनाग्रस्त नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास ये है कि जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण सहित लिखें। ये VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। तो जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का और नवीकरणीय स्रोत है। कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आते हैं और यह ईंधन करोड़ों साल बाद बनता है। इसकी सुरक्षा करना आवश्यक है। इसकी कमी को तत्काल भरपाई करना कठिन है, अतः नियंत्रित दर से खर्च करनी चाहिए। लाखों वर्ष पूर्व जीव मात्र के अपघटन से प्राप्त होने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। इसे याद रखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कि नाभिक की ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होती है, तो लिखेंगे यूरेनियम और ब्रैकेट में जो लिखा है भारी द्रव्यमान, यही हो गया। यूरेनियम पर निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी की जाती है और हल्के नाभिकों में टूट जाता है और विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। देखिए कितने सरल ढंग से आपको बता रहे हैं। इस तरह से आप लिखने का प्रयास करेंगे तो आंसर आपका काफी सटीक रहेगा और आपके बनाकर ही आपको लिखने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सौर स्थिरांक की परिभाषा लिखें। तो ये जो आपके पास दिखाई दे रहा है, इसवी को लिख दें तो हो गया। बहुत ही छोटा ढंग से आपको बता रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं बायोगैस किसे कहते हैं, बायोमास क्या है। तो बायोगैस विविध पादप तथा वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस बनते हैं। इसका प्रचलित नाम गोबर गैस है, जो कि गाय के गोबर से या बैल के गोबर से या भैंस के गोबर से यह गैस बनाया जाता है, जिसको बायोगैस के नाम से जाना जाता है। तो बायोमास क्या है, तो पादप और जंतु के शरीर में जो पदार्थ वर्तमान रहता है उसे बायोमास कहते हैं। बायोमास भी ईंधन के एक स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, स्पष्ट कीजिए कि कच्ची लकड़ी को जलाना कठिन क्यों होता है। आंसर लिखेंगे, लकड़ी मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण है, जिनके अणुओं में कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन के परमाणु भी होते हैं। ऑक्सीजन के परमाणु लकड़ी के ज्वलन में सहायक होते हैं, किंतु स्वयं जलते नहीं हैं। अतः ऐसे ईंधन, कच्ची लकड़ी जलती तो हैं लेकिन उसका ऊष्मीयमान हाइड्रोकार्बनों की तुलना में कम होता है, इसलिए कच्ची लकड़ी को जलाना कठिन हो जाता है। ये आप आंसर को लिखेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस क्या है, इसके अवयवों को नाम लिखें तथा इसके दो उपयोग को बताएं। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया कि बायोगैस क्या है, इसके अवयवों के नाम लिखें। दूसरा क्वेश्चन, इसके दो उपयोग बतावें। ये देखिए आपके पास ये इसमें 3 क्वेश्चन जुड़ा हुआ है और इसी को अलग कर देगा। क्या कहेगा, पहला क्वेश्चन बायोगैस क्या है, फिर कहेगा बायोगैस के अवयव को नाम लिखें तथा बायोगैस के 2 उपयोग लिखें। तो इस तरह 3 क्वेश्चन इसी में मिला दिया है। घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन कैसे बदलता है, कैसे बनाता है, इस तरह आपको समझने का प्रयास करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ, बायोमास से उत्पन्न ज्वलनशील गैसों को बायोगैस कहा जाता है। इस गैस में 75% मीथेन पाया जाता है और इसका उपयोग आपके सामने में दिखाई दे रहा है। इस तरह से लिखने का प्रयास करें। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इस गैस के जलने से निकली ऊर्जा काफ़ी अधिक होती है और साथ ही प्रदूषण मुक्त होता है और इस गैस का उपयोग प्रकाश पैदा करने में होता है। यानी आप इसका उपयोग लिखिए तो ये लिख देंगे उपयोग, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अब यह क्वेश्चन कर रहा है कि सौर पैनलों के 2 उपयोग लिखें। तो लिखेंगे सौर पैनलों के 2 उपयोग क्या है। सौर पैनल में कोई गतिशील ऊर्जा नहीं है, अतः इसका रख रखाव सस्ता होता है। इसमें सुदूर तथा अगम्य स्थानों में भी स्थापित किया जाता है। ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रीन हाउस गैस क्या है। जो पेड़ पौधे, वनस्पति आदि जल में डूब जाते हैं वे अवायवीय परिस्थितियों में सड़ने लगते हैं और विघटित होकर विशाल मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इस तरह से आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि प्राकृतिक गैस तथा सीएनजी गैस क्या है। तो लिखेंगे, उच्च दाब पर जब प्राकृतिक गैसों को द्रव्य रूप में संग्रहित किया जाता है तो उसे सीएनजी कहा जाता है और प्राकृतिक गैस और सीएनजी का उपयोग वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रदूषण मुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आपके पास है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण तथा समतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, या कौन सा लेंस। यहाँ तो आप ये नहीं कह रहा है, लेकिन आप समझना चाहिए कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण, यहाँ दर्पण पूछा रहा है तो अवतल, उत्तल, समतल सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा होता है, ये आपको बताना है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। यहाँ पर याद रखिएगा, इसी से आपका देखिए आंसर अपने आप लिख लेंगे। सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणों को अवतल दर्पण परावर्तित करके एक बिंदु पर अभिसारित कर देती है और फलस्वरूप वहाँ का ताप बढ़ जाता है और खाना बनाने में सुविधा हो जाती है। इस तरह से आप लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा।
कोयला और पेट्रोलियम के उपयोग से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर क्या लिखेंगे? कोयला और पेट्रोलियम जैव मात्रा से बनते हैं और इनमें कार्बनिक के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी हैं। जब इसे जलाया जाता है तो यदि CO2, H2O, NO2 तथा SO2, SO3 आदि गैसें वायुमंडल में मिलती रहती है। अगर सीमित वायु की उपस्थिति में जलाया जाए तो CO2 गैस भी बनती है, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। और CO2 गैस एक ग्रीन हाउस गैस है और CO गैस विषैली है। अगर इसकी संपूर्ण मात्रा के कार्बन जलाने पर CO2 में परिवर्तन होगा तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा अधिक रूप से ये बढ़ जाएगा, यही इसमें कहा रहा है। इस तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को रोकें और अच्छी तरह से इस तरह लिखने का प्रयास करें। अगर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी स्टडी को बरकरार जारी रखिए और परीक्षा में अच्छे अंक को प्राप्त कीजिए। यही मेरी कामना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।